हेलो जी, नमस्कार। खुली बाहों, तहे दिल और प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं मोहित यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने परिवार सक्सेस पॉइंट फिजिक्स हब में। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से आपकी स्टडी जारी रही होगी और बीता लेक्चर आपने जरूर अटेंड किया होगा। चलेगा, आज अपन बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 के ऊपर और लेक्चर 2 में बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशंस के ऊपर बात करेंगे। बहुत ही आसान लेक्चर होने वाला है, मतलब बहुत छोटा लेक्चर, बहुत कुछ चीज़ें कवर करेंगे और बहुत कुछ आसान। मतलब आज के लेक्चर में अपन सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल डेफिनेशंस के ऊपर परिचर्चा करेंगे, केवल और केवल डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो चलेगा, बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं अपन अपनी लेक्चर को। चलेगा, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कल की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा। होपफुली आपने ज़रूर उस चीज़ को रिवाइज किया होगा, लेकिन फिर भी एक बार बताना अपना कर्तव्य बनता है। तो सबसे पहले कल अपन ने परिपथ के बारे में जाना, परिपथ जो धारा का बंद पथ होता है। फिर अपन आगे बढ़े और नेटवर्क के बारे में अपन ने परिचर्चाएं की। नेटवर्क क्या होता है, परिपथों के समूह को नेटवर्क बोलते हैं। नेटवर्क के 2 टाइप पढ़े जो कि धारा स्रोत के आधार पे थे कि अगर अपने नेटवर्क में धारा स्रोत प्रेजेंट है, अपना इलेक्ट्रिक सोर्स अगर प्रेजेंट है, तो उस वक्त अपना जो नेटवर्क होगा वो एक्टिव नेटवर्क होगा। और अगर अपने सर्किट में इलेक्ट्रिक सोर्स प्रेजेंट नहीं है, धारा स्रोत प्रेजेंट नहीं है, तो उस वक्त अपना नेटवर्क पैसिव नेटवर्क होगा। इसके बारे में अपन ने बात की थी। फिर अपन थोड़ा बहुत आगे चले और अपन ने वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के ऊपर बात की कि धारा स्रोत होता है, अपना जो विद्युत स्रोत होता है वो 2 प्रकार का होता है, धारा स्रोत और वोल्टेज स्रोत। फिर धारा स्रोत के बारे में अपन ने पूरी की पूरी डेफिनेशंस पढ़ी। जो भी पूरा का पूरा जो उसका काला चिट्ठा था वो कंप्लीटली अपन ने पूरा पढ़ा। क्या अपने करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स में अंतर होता है, करंट सोर्स वास्तविकता में क्या होता है, क्यों उसके टाइप्स अपन को करने पड़े, क्या उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक होता है। जो अपन ने ग्राफ बनाई तो वो वीआई कैरेक्टरिस्टिक होता है। अगर मैंने लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं है, उसे अपन बोलते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो अपन ने वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के ऊपर डिटेयली डिस्कस किया था। उसके बाद अपन ने कुछ नहीं पढ़ा, तो उसके बाद अपन आज पढ़ते हैं। और उसके बाद वाला जो टॉपिक है वो अपन पढ़ेंगे अब प्रतिबाधा। और प्रतिबाधा को बोलते हैं अपन इंग्लिश में इम्पीडेंस। देखिएगा, ध्यान से सुनना, प्रतिबाधा क्या होता है भाई। आपने सुना होगा कि प्रतिरोध का क्या काम होता है। प्रतिरोध का काम होता है कि धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट पैदा करना या धारा प्रवाह के मार्ग में धारा को रोकना। स्पेशली जितना अधिक प्रतिरोध होगा वो उतनी ज़्यादा धारा या वोल्टा को रोकेगा। ये अपना हो गया प्रतिरोध का काम। फिर आपने सुना होगा प्रतिघात, या फिर आज ही सुन रहे होंगे। तो देखो, 3 चीज़ों की बात कर रहा हूं मैं। प्रतिबाधा, एक होता है प्रतिघात, तीनों वर्डों में आपको कंफ्यूज ना हो, प्रतिघात, और एक होता है प्रतिरोध। जिस प्रकार से कल अपन ने 2 चीजें पढ़ी थी, वोल्टेज स्रोत और धारा स्रोत, दोनों का काम था क्या, करंट को डिलीवर करना, पावर को डिलीवर करना, दोनों का काम यही था। वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज कांस्टेंट हो रही थी, करंट सोर्स में करंट कांस्टेंट रह रहा था, लेकिन दोनों का काम तो क्या था, पावर को डिलीवर करना था। दोनों पावर को डिलीवर कर रहे थे। देखो, इनमें भी तीनों का काम अपने धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट पैदा करना है। मतलब तीनों ही, चाहे प्रतिरोध की बात कर लो, प्रतिघात की बात कर लो या प्रतिबाधा की बात कर लो, तीनों ही धारा को रोकने का काम करते हैं, धारा को रोकने का काम करते हैं। तो फिर अपन इनको अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं। अगर तीनों का काम एक है, तीनों का काम सेम है, मतलब तीनों सेम ही चीजें हो गई। लेकिन मैंने तो नहीं बोला कि ये तीनों चीजें सेम है, तीनों चीजों में डिफरेंस है, इसलिए अपन को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। अब कब प्रतिरोध काम में लिया जाता है, कब प्रतिघात काम में लिया जाता है और कब प्रतिबाधा काम में ली जाती है, ये आपको पढ़ना है, यही हमको समझना है। ठीक है, तो चलेगा, एक एक करते अपन, ध्यान से सुनते हैं। अब सुनना, पहली बात तो तीनों का काम तो क्या है, सेम ही है। तीनों का काम धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट पैदा करना है। लेकिन अब किस कंडीशन में आप प्रतिबाधा बोलोगे, किस कंडीशन में आप प्रतिघात बोलोगे और किस कंडीशन में आप प्रतिरोध बोलोगे, इस चीज को समझना है। देखो, प्रतिबाधा क्या होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है। ये अपना व्यापक रूप होता है किसका, जो अभी मैंने आपको 2 चीजें बताई, एक तो प्रतिरोध और प्रतिघात। इन दोनों का व्यापक रूप होने का मतलब अपन बोल सकते हैं कि किसी भी सर्किट में, मान के चलेगा कोई ये सर्किट लगा हुआ है,
ये कोई मैंने सोर्स लगा दिया, इस सर्किट में मान के चलेगा ये रेजिस्टेंस है, और ये मैंने कोई प्रतिघात लगा दिया। तो इन दोनों अगर प्रतिरोध और प्रतिघात दोनों आ गए तो आप कहोगे कि सर इतना हमें समझ में नहीं आया। आपने, चलो हमने प्रतिरोध के बारे में तो कल फट रखा था, लेकिन प्रतिघात के बारे में तो आपने बताया ही नहीं। ध्यान से सुनना, प्रतिघात होता है, वो होता है अपना संधारित्र, संधारित्र जिसको अपन C से परिभाषित करते हैं, और प्रेरण कुंडली का प्रतिरोध। इन दोनों का जो प्रतिरोध होता है इसको अपन बोलते हैं प्रतिघात। संधारित्र और प्रेरण कुंडली। अब इसका प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ? देखो, किसी भी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस वाला ये सिंबल मिले तो इसका मतलब आप क्या कहोगे? धारा को कौन रोक रहा है? तो आप कहोगे यार सीधी सी बात है, अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो धारा को रेजिस्टेंस ही रोकेगा। तो बात तो ठीक है। इसी प्रकार से अगर किसी सर्किट में प्रेरण कुंडली या फिर संधारित्र के द्वारा धारा रोकी जा रही है, संधारित्र का जो साइन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ये तो अपना हो गया संधारित्र, और प्रेरण कुंडली का जो साइन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जिसको अपन L से निरूपित करते हैं, संधारित्र को अपन C से निरूपित करते हैं। किसी भी सर्किट में देखना, ध्यान से सुनना, तीनों चीजों को क्लियर कर लेना, बाकी इसमें है कुछ भी नहीं। देखना, अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, केवल और केवल रेजिस्टेंस, तो मतलब अपन क्या कहेंगे कि धारा रेजिस्टेंस के द्वारा रोकी जा रही है, रजिस्टर के द्वारा रोकी जा रही है, मतलब प्रतिरोध वहां पे धारा को रोक रहा है। तो ये तो हो गया यहाँ पे प्रतिरोध। मान के चलेगा किसी सर्किट में अपना संधारित्र धारा को रोक रहा है, कैसे? ध्यान से सुनना, ये तीनों एग्जांपल मैं दूंगा आपको, और तीनों चीजें एक ही साथ क्लियर हो जाएंगी। ये मैं बोल रहा हूं, कोई भी आपने धारा स्रोत ले लिया और धारा स्रोत में अपन ने ये लगा दिया रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के द्वारा धारा रोकी जा रही है। तो ये तो क्या हो गया भाई, रेजिस्टेंस के द्वारा धारा रोकी जा रही है। किसी सर्किट में मान के चलेगा आपने कैपेसिटर लगा दिया, संधारित्र लगा दिया, और संधारित्र का साइन कुछ इस प्रकार से होता है, ये अपनी बैटरी हो गई और यहाँ से धारा जा रही है, संधारित्र अपने धारा को रोक रहा है। कितनी धारा को रोकेगा ये तो अपने कैपेसिटर को देखकर ही पता चलेगा कि कितना वोल्टेज, ये इसकी कितनी क्षमता है या कितनी वोल्टेज को ये रोक सकता है। ये तो अपन इसको देख के तो नहीं बता सकते, इसकी जो जितनी क्षमता होगी उतने को रोकेगा। लेकिन अगर किसी सर्किट में आपको कैपेसिटर देखने को मिले तो अपन कह देंगे कि ये क्या है, अपना धारितीय प्रतिघात या संधारित्र है, संधारित्र द्वारा धारा को रोका जा रहा है। तो आप क्या कहोगे उस वक्त? यहाँ पे इस सर्किट में मेरे भाई एक बात बताओ, इस सर्किट में प्रतिरोध काम में आ रहा है, प्रतिबाधा काम में आ रही है, या फिर प्रतिघात काम में आ रहा है? तो आप कहोगे यार संधारित्र अगर धारा को रोक रहा है तो काम में तो क्या आ रहा है, प्रतिघात ही आएगा, क्योंकि अपन प्रतिघात की डेफिनेशन जानते हैं कि अगर संधारित्र और प्रेरण कुंडली अगर अपनी करंट को रोके या करंट प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करें तो उस कंडीशन में अपन उस चीज को रिएक्टेंस बोलते हैं, प्रतिघात बोलते हैं। इसी प्रकार से मान के चलेगा, मैं बोल रहा हूं प्रेरण कुंडली अगर आपकी धारा को रोक रही हो, मान के चलिए ये आपने प्रेरण कुंडली लगा दी, ये माइनस प्लस हो गया और यहां से करंट जा रही है, आपके प्रेरण कुंडली धारा को रोक रही है, तो उस कंडीशन में भी मेरे भाई बोलोगे यही कि यार प्रतिघात लगा हुआ है। यहां पे कोई भी भाई रेजिस्टेंस तो नहीं बोलेगा, हाँ काम इसका रेजिस्टेंस का ही है, काम देखो तीनों का सेम है, तीनों का काम सेम है। यहां पे मैं प्रतिरोध काम यूज में ले रहा हूं, नाम क्या यूज में ले रहा हूं, प्रतिरोध, जबकि इन दोनों में प्रतिघात यूज में ले रहा हूं। ये बात तो आपको समझ में आ गई ना। मैं बोल रहा हूं कि अगर प्रतिरोध, अगर रजिस्टर आपकी धारा को रोक रहा है तो वो हो गया अपना रजिस्टर, कि रजिस्टर के द्वारा धारा रोकी जा रही। अगर प्रेरण कुंडली और संधारित्र, कैपेसिटर और इंडक्शन कॉइल अगर आपकी धारा को रोक रही है तो उस कंडीशन में आप क्या बोलोगे भाई, प्रतिरोध नाम यूज में ना लेकर के बोलोगे प्रतिघात लगा हुआ है। मान के चलेगा अपने सर्किट में प्रेरण कुंडली लगी हुई है। अब आपसे कोई पूछे कि बोलो सर्किट में प्रतिघात यूज में लिया जा रहा है, प्रतिबाधा यूज में ली जा रही है, या फिर प्रतिरोध यूज में लिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर होना चाहिए, बोले प्रेरण कुंडली है तो प्रतिघात ही यूज में लिया जाएगा। या इसी प्रकार से अपन देख सकते हैं कि कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर अगर अपने सर्किट में लगा हुआ है तो कैपेसिटर किस चीज का उदाहरण है या किस चीज को डिनोट करता है, तो बोले यार प्रतिघात है।
प्रतिघात में आता है दोनों चीजें। तो मतलब कैपेसिटर आपको नजर आ जाए या फिर इंडक्टिव कॉइल आपको नजर आ जाए तो दिमाग खटकना चाहिए, बोले रिएक्टेंस काम में लिया जा रहा है, ना कि रेजिस्टेंस और इंपीडेंस यानी प्रतिबाधा और प्रतिरोध काम में नहीं लिया जा रहा है मेरे भाई, यहाँ पे प्रतिघात यूज में लिया जा रहा है। चलो ठीक है, दो बातें आपको समझ में आई। अब तीसरी बात मेरे को समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, वैसे आप बहुत समझदार हो, आप समझ गए होंगे। बोले प्रतिबाधा में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ गए क्या? क्योंकि मैंने यहां पे साफ साफ शब्दों में लिख दिया कि व्यापक रूप किसका, प्रतिरोध और प्रतिघात। या अपन बोल सकते हैं कि ऐसा कोई भी सर्किट जिसमें प्रतिरोध और प्रतिघात दोनों एक साथ देखने को मिले। कोई भी ऐसा सर्किट, कोई भी आप ऐसा परिपथ उठा लो जिसमें आपको प्रतिघात और प्रतिरोध दोनों एक साथ देखने को मिले, उस कंडीशन में आप वहां पे प्रतिरोध और प्लस में प्रतिघात ना लिख करके आप वहां पे लिख दोगे, बोले क्या है, प्रतिबाधा है। बोले क्या है, प्रतिबाधा है। मैं क्या बोल रहा चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना कि प्रतिरोध और प्रतिघात दोनों अगर एक साथ सर्किट में देखने को मिले, कैसे, ध्यान से सुनना। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ साथ यहाँ पे कैपेसिटर भी लगा दूं, ये अपना कैपेसिटर लग गया और इसका जो संधारित्र का जो प्रतिरोध होगा मान के चलिए वो अक्ष सी है, ये कैपेसिटर लगा दिया और इसका जो प्रतिरोध होगा वो अक्ष सी अपन ने डिनोट कर दिया, ये अपना आर है प्रतिरोध। ठीक है, इस सर्किट में आपको क्या चीज नजर आ रही है, आप कहोगे बोले रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का मतलब एक तो प्रतिरोध हो गया। बोले कैपेसिटर है, संधारित्र है, संधारित्र किस चीज को बयां करता है, बोलो प्रतिघात को बयां करता है। संधारित्र की बात आ जाए या प्रेरण कुंडली की बात आ जाए तो बोले बयां तो किसको करेगा, संधारित्र बयां किसको करेगा, बोले यार प्रतिघात को ही करेगा। मतलब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है मेरे भाई कि यहाँ पे आपको प्रतिरोध प्लस में प्रतिघात दोनों रूप एक साथ देखने को मिल रहे हैं, तो उस रूप में आप प्रतिरोध प्लस में प्रतिघात यूज में ना लेकर के शब्द यूज में ले लोगे प्रतिबाधा। इज दैट क्लियर? यहां तक आप सभी को क्लियर है? यहां तक किसी भी रूप का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कुछ भी तो नहीं बताया मैंने, कुछ भी तो नहीं है तीनों डेफिनेशंस में, और कंफ्यूजन से भरी डेफिनेशंस हो सकती हैं। अगर आप इनको रटने बैठो तो 2-3 घंटे खराब होने के बाद भी आपके कंफ्यूजन रहेगा, बोले यार प्रतिघात क्या होगा, प्रतिबाधा क्या होगी, प्रतिरोध क्या होगा, तीनों में तो बड़ा कंफ्यूजन है, तीनों ही धारा को रोक रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे तो प्रतिबाधा यूज में ले ली, यहाँ पे प्रतिघात ले लिया, यहाँ पे प्रतिरोध ले लिया, तो तीनों में अंतर क्या है या फिर तीनों सेम है, ये चीज आपको क्लियर हुई? मैं बोल रहा हूं किसी भी सर्किट में अगर केवल प्रतिरोध आ जाता है तो वो तो अपना प्रतिरोध है, मतलब अपन बोल देंगे कि प्रतिरोध धारा को रोक रहा है। किसी भी सर्किट में अगर अपना संधारित्र और इंडक्टिव कॉइल यानी प्रेरण कुंडली और संधारित्र दोनों अगर अपने किसी सर्किट में धारा को रोक रहे हैं, जिस प्रकार से दोनों सर्किट बताए गए, तो उस वक्त अपन शब्द यूज में लेंगे प्रतिघात। और फिर प्रतिबाधा क्या होती है, इन दोनों का कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इन दोनों का व्यापक रूप, प्रतिरोध और प्रतिघात दोनों का व्यापक रूप। यार दोनों का व्यापक रूप होने का मतलब क्या है? अरे दोनों का व्यापक रूप होने का मतलब है कि अपन बोल सकते हैं कि प्रतिरोध और प्रतिघात का सम्मिलित रूप, यानी किसी भी सर्किट में अगर ये दोनों चीजें एक साथ आ जाएं, जिस प्रकार से इस सर्किट में आ रही है, तो इस वक्त अपन इस चीज को क्या बोल देंगे, प्रतिबाधा बोल देंगे, ना कि प्रतिरोध। ठीक है, जैसे कि पहले सर्किट में आपको नजर आ रहा होगा प्रतिरोध भी आ गया और प्रतिघात भी आ गया, तो उस दोनों का व्यापक रूप हो गया, मतलब दोनों चीजें सम्मिलित रूप में आ गई, तो उस कंडीशन में अपन शब्द यूज में लेंगे, वो लेंगे प्रतिबाधा। यहां तक क्लियर? तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी होपफुली। अब देखो इनकी डेफिनेशंस, तो पहली डेफिनेशन तो यही हो गई, प्रतिबाधा किसे बोलेंगे भाई, प्रतिबाधा अपन बोलेंगे अपने प्रतिरोध और प्रतिघात के सम्मिलित रूप को। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आप पीछे करके और स्क्रीनशॉट जरूर ले, ताकि आपको डायग्राम्स के माध्यम से पता चल सके, और बाकी नोट्स में आप देख ही लोगे तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बाकी चीजें अपन को यहाँ पे समझनी है। तो अपन बोल सकते हैं कि यार प्रतिबाधा होती है वो प्रतिरोध और प्रतिघात किसी सर्किट में एक साथ आ जाए, तो उस वक्त कंडीशन में अपनी प्रतिबाधा होती है। फिर दूसरी इसकी डेफिनेशन ये है, बोले अपनी जो प्रतिबाधा है ना, ये सम्मिश्र राशि होती है। ये क्या होती है? सम्मिश्र राशि होती है, यानी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है।
क्या बोलना चाह रही है ये बात कि प्रतिबाधा होती है, वो पहली बात तो क्या होती है, वास्तविकता में प्रतिबाधा क्या होती है। तो आप बोलोगे बोले प्रतिरोध और प्रतिघात दोनों का सम्मिलित रूप प्रतिबाधा होती है। प्रतिरोध क्या होता है बोले धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा प्रतिरोध होता है। प्रतिघात क्या होता है बोले अगर अपने किसी भी सर्किट में प्रेरण कुंडली और संधारित्र ये दोनों चीजें अगर धारा को रोक रही है, अगर ये दोनों चीजें प्रतिरोध का काम कर रही हैं, तो उस कंडीशन में अपन प्रतिघात शब्द यूज में लेते हैं। तो ये तो क्लियर हुआ। फिर मैं बोल रहा हूं दूसरी चीज, बोले यार प्रतिबाधा ठीक है आपने डेफिनेशन दे दी, लेकिन ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, सम्मिश्र राशि होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अरे भाई आपने मैथमेटिक्स में कई बार सम्मिश्र राशियों का यूज लिया होगा और कई बार आपने सम्मिश्र राशियां पढ़ी होंगी। सम्मिश्र राशि किसको बोलते हैं, बोले इसको जेड से निरूपित करते हैं सम्मिश्र राशि को। और सम्मिश्र राशि क्या होती है, आर प्लस में आयोटा अक्ष होती है कि नहीं होगी, यानी जिसमें ऐसी कोई भी राशि जिसमें वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग दोनों हो, या काल्पनिक भाग और वास्तविक भाग के योग को क्या बोलते हैं, सम्मिश्र राशि बोलते हैं। और इसी चीज में ये सारा सिस्टम छुपा हुआ है सम्मिश्र राशि। बाकी इसने एक शब्द यूज में लिया है सम्मिश्र राशि का, बाकी चीज वही है। देखो आर का मतलब यहाँ पे होता है अपना प्रतिरोध, आर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया मेरे भाई, प्रतिरोध, और अक्ष का मतलब होता है यहाँ पे प्रतिघात। यहाँ पे जो अक्ष है वो प्रतिघात है। अगर आपको अक्ष L देखने को मिले तो वो प्रेरण कुंडली वाला हो जाएगा। किसका हो जाएगा मेरे भाई, प्रेरण कुंडली का हो जाएगा। और अक्ष C आपको देखने को मिले मतलब वो किसका हो जाएगा, संधारित्र का प्रतिघात हो जाएगा। मतलब है तो ये प्रतिघात ही, मतलब है तो प्रतिघात ही। आप क्या कह रहे हो, प्रतिरोध और प्रतिघात दोनों का सम्मिलित रूप क्या होता है मेरे भाई, प्रतिबाधा होती है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मैंने आपको डिफाइन किया। यहाँ पे Z क्या हो गई, Z अपनी प्रतिबाधा ही हो गई, Z क्या हो गई, प्रतिबाधा ही हो गई। तो दोनों डेफिनेशन में कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है, चीजें वही हैं, बस इसको लिखने का अपने थोड़ा मेथड चेंज कर दिया। बाकी चीज वही बोलना चाह रही है कि प्रतिरोध और प्रतिघात का व्यापक रूप, उसका सम्मिलित रूप, दोनों का एडिटिव जो है वो अपना प्रतिबाधा है, वो अपना इंपीडेंस है। चीजें तो वही हैं, इसको लिखने का थोड़ा मेथड चेंज कर दिया तो कर दिया। आयोटा का वैल्यू वही है भाई। आयोटा अपने वैसे तो इमेजिनरी पार्ट को निरूपित कर रही है, और आयोटा का वैल्यू आप सभी को पता होगा √-1 होता है। और आयोटा का मतलब होता है कि ये प्रतिघात क्या होता है, अपना इमेजिनरी पार्ट होता है। इससे अपन को साफ साफ मालूम पड़ रहा है, मैं नहीं बोल रहा, मैं अपनी मर्जी से लगा के नहीं बोल रहा, आपको ये सूत्र बोलना चाह रहा है कि ये जेड क्या होती है, प्रतिबाधा होती है। और इसमें R रेजिस्टेंस होता है मेरे भाई। आयोटा के साथ जो क्वांटिटी आती है उसको अपन इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक भाग बोलते हैं। आयोटा के साथ वाली क्वांटिटी को अपन इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, काल्पनिक भाग बोलते हैं। और जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ हो उसको बोलते हैं रियल पार्ट। तो R तो यहाँ पे रियल पार्ट है और आयोटा अक्ष यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो इससे भी अपन अपनी प्रतिघात और प्रतिरोध की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। क्या निकलेगी, देखो ध्यान से सुनना, तीनों चीजों में क्लियर करना। ये प्रतिबाधा का पूरा कंप्लीट मैटर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की पहली डेफिनेशन तो क्या दोगे आप, धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा, ठीक है। इसको Z से ही निरूपित करते हैं अपने, ये तो आपको पता चल रहा है। इसको प्रतिबाधा को Z से, इंपीडेंस को Z से निरूपित करते हैं, ठीक है। अब देखो प्रतिरोध क्या हो गया, धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाला जो कारक है वो अपना प्रतिरोध होता है। इसको R से निरूपित करते हैं, सब कुछ जानते हो मेरे भाई। R से निरूपित करते हो तो मैं इंपीडेंस वाले फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन लेना चाहूं तो आप क्या बोलोगे कि प्रतिबाधा का काल्पनिक भाग, प्रतिबाधा का, ये प्रतिबाधा है, इस प्रतिबाधा का जो काल्पनिक भाग है वो अपना क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिबाधा का जो इमेजिनरी पार्ट है या जो काल्पनिक भाग है वो क्या है, अपना प्रतिरोध है। मैं बोल सकता हूं ना प्रतिरोध में। तो दूसरी डेफिनेशन ये निकल करके आ गई, पहली डेफिनेशन आप सभी को पता है। इसी प्रकार से अपन भाई प्रतिघात की भी तो दे सकते हैं। प्रतिघात जिसको रिएक्टेंस बोलते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको अक्ष L या अक्ष C से डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अपन प्रतिघात को बोलते हैं प्रेरण कुंडली और संधारित्र के प्रतिरोध को अपन क्या बोलते हैं भाई, प्रतिघात बोलते हैं। तो प्रेरण कुंडली को अपन अक्ष L से निरूपित करते हैं और संधारित्र को अक्ष C से निरूपित करते हैं, इसलिए प्रतिघात को अक्ष या अक्ष C से निरूपित कर दिया जाता है। अगर किसी सर्किट में प्रेरण कुंडली लगी हुई है तो उस वक्त अपना प्रतिघात अक्ष L हो जाएगा।
अगर किसी सर्किट में संधारित्र लगा हुआ है तो उस वक्त अपना प्रतिरोध होगा या प्रतिघात होगा वो अक्स सी हो जाएगा। तो पहली डेफिनेशन तो अपने सीख ली, पढ़ ली। दूसरी डेफिनेशन इसी की देना चाहूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बोले अपनी जो प्रतिबाधा है, इस प्रतिबाधा का जो काल्पनिक भाग है वो क्या है, अपना प्रतिघात है। यानी प्रतिबाधा का जो इमेजिनरी पार्ट है या जो काल्पनिक भाग है, सॉरी वास्तविक, हाँ काल्पनिक भाग, ये हो गया वास्तविक। यहाँ पे अपन ने गड़बड़ कर दी ना, ये तो वास्तविक भाग था ना भाई, तो ये वास्तविक भाग आएगा, ठीक है, ध्यान नहीं दिया। वास्तविक भाग है ना, ये रेजिस्टेंस तो रियल वाला पार्ट है, तो ये तो प्रतिबाधा का वास्तविक भाग, और ये प्रतिबाधा का क्या कौन सा भाग भाई, काल्पनिक। प्रतिबाधा का कौन सा भाग, काल्पनिक भाग। तो ये अपना हो गया प्रतिबाधा, प्रतिरोध और प्रतिघात। एक बार जरूर इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो तीनों डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। अब अपन प्रतिबाधा के टाइप्स पढ़ते हैं, या फिर इससे पहले एक चीज आपको मैं बताऊं, तो प्रतिघात के टाइप्स पढ़ लें सबसे पहले, या कोई से भी पढ़ लो, प्रतिघात के पढ़ लेते हैं, चलो ठीक है। फिर अपन प्रतिबाधा के टाइप्स देख लेते हैं। प्रतिरोध के तो कोई टाइप्स होते नहीं है, अब प्रतिघात और प्रतिबाधा के टाइप्स होंगे तो उनके ऊपर अपन परिचर्चा ही कर लेंगे, तो ध्यान से सुनना। अब देखो प्रतिघात होता है वो अपना दो प्रकार का होता है भाई। प्रतिघात वास्तविकता में क्या होता है, ये चीज आपको क्लियर है ना। प्रतिघात रिएक्टेंस क्या होता है, संधारित्र और प्रेरण कुंडली का प्रतिरोध, यहां तक तो क्लियर है। संधारित्र और प्रेरण कुंडली के प्रतिरोध को प्रतिघात बोला जाता है। प्रतिघात के दो टाइप्स है मेरे भाई। प्रतिघात के कितने टाइप्स है, दो टाइप्स है। कौन कौन से हैं, एक तो होता है धारकीय, एक तो होता है धारकीय प्रतिघात। ध्यान से सुनना, एक ही सेकंड में दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। और एक होता है प्रेरणिक प्रतिघात, एक होता है कौन सा, प्रेरणिक प्रतिघात। अब देखो धारकीय प्रतिघात और एक होता है प्रेरणिक प्रतिघात। मेरे भाई एक बात बताओ मेरे को, प्रतिघात में बात किसकी होती है, तो आप कहोगे सर प्रेरण कुंडली और संधारित्र की बात होती है। प्रेरण कुंडली के प्रतिरोध को अक्षय लिखते हैं और संधारित्र के प्रतिरोध को अक्ष सी लिखते हैं। तो मैं दोनों के सिंबल लेके आ रहा हूं, बोले प्रेरण कुंडली और संधारित्र की बात हो रही है प्रतिघात में, तो इन दोनों के आधार पर ही अपने टाइप्स निकले हैं। मतलब कोई भी एक प्रेरण कुंडली का प्रतिरोध होगा उसको तो अपन प्रेरणिक प्रतिघात बोल देंगे। बोले दोनों होंगे ना, अब प्रतिरोध तो दोनों का होगा, दोनों का काम ही धारा प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना है। तो कौन सी चीज, जब प्रेरण कुंडली अगर अपनी धारा को रोक रही है तो उस कंडीशन में अपन बोल देंगे प्रेरणिक प्रतिघात। अब उस वक्त तो प्रतिघात में तो अपन डायरेक्ट ही बोल रहे थे, चाहे प्रेरण कुंडली धारा को रोके चाहे संधारित्र धारा को रोके। अब हमें क्या पता चले कि यार सर्किट में कौन सा रोक रहा है, अपन ने तो बोल दिया बोले प्रतिघात लगा हुआ है। अब अपन को उसमें कैसे पता चलेगा कि उस प्रतिघात में, भाई प्रतिघात में तो दो चीजें होती हैं, प्रेरण कुंडली भी होती है और संधारित्र भी होता है। अब अपन को कैसे पता चलेगा, अपन को भूजा थोड़ी बनेगी। तो उस कंडीशन में इसको दो भागों में बांट दिया। बोले प्रेरण कुंडली जब धारा को रोक रही होगी या प्रेरण कुंडली के द्वारा अगर धारा रोकी जा रही है तो उसको तो बोल देंगे प्रेरणिक प्रतिघात और अक्षय से उसे निरूपित कर देंगे। अगर प्रेरण कुंडली धारा को रोक रही है तो उस कंडीशन में अपन जो शब्द यूज में लेंगे वो लेंगे प्रेरणिक प्रतिघात। और अगर अपना संधारित्र धारा को रोक रहा है तो उस कंडीशन में अपन शब्द यूज में लेंगे वो लेंगे धारकीय प्रतिघात। ठीक है, यहां तक क्लियर, इज दैट क्लियर? यहां तक कोई भी डाउट आपको होना नहीं चाहिए मेरे भाई। प्रतिघात में दो चीजें, प्रेरण कुंडली और संधारित्र आता है। अब अपन किसी भी सर्किट में मान के चलिएगा प्रेरण कुंडली लगी हुई है, किसी भी सर्किट में मान के चलिएगा संधारित्र लगा हुआ। अब अपन को कैसे पता चले, अपन तो डायरेक्ट बोलेंगे ना संधारित्र लगा हुआ होगा सर्किट में, तब भी अपन बोलेंगे प्रतिघात लगा हुआ है। अगर प्रेरण कुंडली भी धारा को रोक रही होगी और उस कंडीशन में भी अपन बोलेंगे भाई प्रतिघात ही लगा हुआ है। अब अपन को कैसे पता चले भाई, अपन को तो बोल दिया प्रतिघात, अगले वाले को कैसे पता चले, बोले सर्किट में प्रेरण कुंडली लगी हुई है या फिर संधारित्र लगा हुआ है। तो इस चीज की पुष्टि के लिए फिर प्रतिघात के दो टाइप्स किए गए, जिनमें एक का नाम दिया धारकीय प्रतिघात और दूसरे का नाम दिया गया प्रेरणिक प्रतिघात। बोले कि अगर प्रेरण कुंडली जिस कंडीशन में धारा को रोक रही है या प्रेरण कुंडली द्वारा अगर धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट पैदा हो रही है तो उस कंडीशन में भाई अपन प्रतिघात ना बोल के बोल देंगे प्रेरणिक प्रतिघात है, ताकि अपन को क्लियरली पता होगा कि सर्किट में प्रेरण कुंडली ही लगी हुई है।
ताकि अपन को क्या होगा, क्लियरली पता होगा। बोले सर्किट में प्रेरणिक प्रतिघात नाम से ही पता चलेगा कि सर्किट में ओनली ऑन केवल इंडक्टिव कॉइल है, केवल और केवल प्रेरणिक प्रतिघात में केवल और केवल प्रेरण कुंडली लगी हुई है। और अगर धारतीय प्रतिघात वो बोलता है, बोले मैंने सर्किट में धारतीय प्रतिघात लगाया, तो उस कंडीशन में अपन को साफ साफ पता चलेगा, बोले अपने सर्किट में संधारित्र लगा हुआ है। क्या पता चलेगा अपन को साफ साफ, बोले अपने सर्किट में क्या लगा हुआ है, अपने सर्किट में संधारित्र लगा हुआ है। यहां तक तो क्लियर है। अब देखो धारा होती है, दोनों का काम क्या है, धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट पैदा करना। अब अपनी धारा दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी, ये तो आपने नाम सुना होगा। और एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, कितनी होती है इंडिया में, 50 हर्ट्ज, और डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। ये इन दोनों में छोटा मोटा अंतर है। मतलब एसी करंट में फ्रीक्वेंसी होती है, और अपन इस चीज की परिचर्चा कल भी अपन ने की थी, जब अपन वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स पढ़ रहे थे, उस वक्त भी मैंने आपको बताया, बोले एसी सोर्स में होगा, जो एसी करंट होगी, उस एसी करंट में फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए अपन वोल्टेज सोर्स को और करंट सोर्स को कुछ इस प्रकार से बना रहे थे। और डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, तो इस प्रकार से उन दोनों में अपन सिंबल्स को यूज कर रहे थे, मतलब डायरेक्ट करंट होगी। ठीक है, ये तो क्लियर है ना। तो एसी करंट और डीसी करंट दोनों होती हैं। अब अपना जो धारकीय प्रतिघात है और प्रेरणिक प्रतिघात है, उसमें अपन को ये भी जांच करनी है, बोले इसमें कौन सी करंट तो जाएगी और कौन सी निकलेगी। मान के चलेगा ये अपना संधारित्र लगा हुआ है, ये लो, ये अपना संधारित्र है C, और जिसका प्रतिरोध है अक्ष C। यहां से अपन इसमें एसी करंट और डीसी करंट में दोनों भेज रहा हूं। संधारित्र में एसी करंट भी भेज रहा हूं और डीसी करंट भी दोनों भेज रहा हूं। देखो इसमें अपन, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, अब अपन रिजल्ट निकालेंगे। बोले यहां से संधारित्र कौन सी धारा को तो रोकता है और कौन सी धारा को जाने देता है। वास्तविकता में अगर आपको एक बात बताऊं, तो इन संधारित्र और प्रेरण कुंडली का धारा को रोकने के अलावा एक काम है, बोले प्रतिरोध भी तो रोक रहा था धारा को। फिर इनमें ऐसी क्या खास बात हुई कि इनके द्वारा आप धारा को रोक रहे हो। बोले आपके माइंड में देखो क्वेश्चन खटकना चाहिए, वास्तविकता में चीज क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपके माइंड में खटकना चाहिए। एक एक चीज को क्लियर करेंगे। आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो आना चाहिए ना कि बोले प्रतिरोध भी धारा को रोक रहा है, प्रतिघात भी धारा को रोक रहा है, और आप बोल रहे हो कि प्रतिघात में अपन दो स्पेशल चीजें लेते हैं, अगर वो धारा को रोके तो प्रतिघात ले रहे हैं। लेकिन यार हकीकत में अपन ने जो स्पेशल चीजें ली, आपने जो संधारित्र और प्रेरण कुंडली दोनों ली, ठीक है, दोनों आपने ले ली, लेकिन इन दोनों ने भी तो काम तो धारा को रोकने का ही किया है। मतलब फिर रेजिस्टेंस और इन दोनों का क्या फर्क हुआ। चाहे मैं किसी सर्किट में रजिस्टर लगा दूं, यानी प्रतिरोध लगा दूं, या फिर किसी सर्किट में संधारित्र लगा दूं, दोनों रोक रहे हैं धारा को, तो फिर दोनों में क्या फर्क हो जाएगा। फिर आप क्यों यूज में ले रहे हो संधारित्र को, क्यों अपन तो रजिस्टर को भी यूज में ले लेंगे। ये माइंड में आपको खटकना चाहिए। देखो इनका दोनों का कारण, क्या कारण है कि अपन प्रतिघात को अलग करते हैं, क्या कारण है कि अपना रजिस्टर जहाँ यूज में लिया जाता है वहाँ पे प्रतिघात यूज में नहीं लिया जाता, और जहाँ पे प्रतिघात यूज में लिया जाता है वहाँ पे अपना रजिस्टर यूज में नहीं लिया जाता। तो चलिएगा एक बार देखते हैं, आइए। देखो इन दोनों का काम होता है, वो होता है फिल्टर के रूप में। किसके रूप में भाई, फिल्टर के रूप में। बोले ये सर ये क्या चीज़ हो गई। अरे भाई फिल्टर का मतलब हो गया, आपने पानी को फिल्टर करना तो सुना होगा, आपने पानी को फिल्टर करना तो सुना होगा, मतलब पानी से अशुद्धियों को दूर करना। या फिर अपन बोल सकते हैं कि जैसे अपना कोई पानी है, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं, जब अपन फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर पेपर के जरिए या अलग अलग मिनरल्स के जरिए अपन पानी को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। तो उस फिल्टर में दो वे होते हैं, एक तो अपना वेस्टेज पाइप होती है और एक अपना साफ वाला पानी होता है। जब साफ वाला पानी आ रहा होता है तो एक वे तो वो हो गया, और एक वेस्टेज पानी दूसरी नली की ओर जा रहा होता है, मतलब दो वे वहां पे खुलते हैं। तो वो क्या काम कर रहा है, उसको दो वे में विभाजित, पानी को दो वे में विभाजित करने का काम कर रहा है। तो उन दोनों वे में, दोनों मिक्स से पहले जब किसी अपने किसी भी मान के चलेगा ऊपर टैंक से पानी आ रहा है, जब टैंक से पानी आ रहा था तो दोनों चीजें मिक्स थी, उसमें खराब पानी भी था, उसमें सही पानी भी था। फिर जब अपन ने वो फिल्टर लगाया,
ध्यान से सुनना, इस एग्जाम्पल को अगर आप समझ गए तो इस चीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई अपने टैंक में क्या है, बहुत सारी अशुद्धियां हैं, अपने टैंक में बहुत सारी अशुद्धियां हैं। जब अपने टैंक से पानी चलाना स्टार्ट किया, टैंक से पानी चलाना आपने स्टार्ट किया, अशुद्धियां हैं उनको दूर करना है। अब पानी चलाना स्टार्ट किया तो अपन सबसे पहले उसमें कहाँ लाएंगे, आरओ में लाएंगे। आरओ अपना जो कि पानी को फिल्टर करने का काम करता है, आरओ में अपन ने उस पानी को लाया। अब जब अपन आरओ में उस पानी को लेकर के आते हैं तो वहां से दो नली निकली हुई होती है, एक तो वेस्टेज पाइप होती है और एक अपना जो साफ पानी होता है उसका डिब्बा लगा होता है। तो वो क्या करेगा, वो फिल्टर का क्या काम हो गया कि वेस्टेज पानी को अलग भेजेगा और अपने जो सही वाला जो पीने योग्य पानी होगा उसको अलग निकालेगा। अब इसका क्या, फिल्टर का काम आप समझ गए, बोले दो चीजों को अलग अलग करना। जब आ रहे थे दोनों मिक्स में आ रहे थे, खराब भी आ रहा था सही भी आ रहा था, अब वो क्या कर रहा है, दोनों को अलग अलग कर रहा है। इसी प्रकार से जब अपने पास किसी सोर्स से करंट आता है, जैसे मान के चलेगा अपना कोई भी पावर स्टेशन है, पावर स्टेशन से जब करंट आता है तो उस वक्त एसी और डीसी करंट दोनों मिक्स होके आती है। एसी और डीसी करंट क्या आती है, दोनों मिक्स होके आती हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों को अलग करता है। अब कौन सा कैसे करता है ये ध्यान से सुनना। बोले अपन जब संधारित्र में एसी और डीसी करंट लेकर के आते हैं, संधारित्र में जब अपन एसी और डीसी करंट लेकर के आते हैं तब तो क्या घटना घटित होगी, तो वो अपन देखेंगे कि एसी करंट को रोकता है, बोले एक ही करंट को जाने देगा, एक करंट को ये रोक लेगा। और इसी प्रकार से अगर अपन प्रेरण कुंडली में भी भाई डीसी और एसी करंट को लेकर के आते हैं, प्रेरण कुंडली में भी अपन डीसी और एसी करंट को लेकर के आते हैं। अब अपन कैलकुलेशन निकालेंगे कि यहां से गुजरने वाली धारा कौन सी होगी। ये फिल्टर का काम कर रहा है, मतलब एक धारा को रोक लेगा, दोनों मिक्स होके आ रही है, अब सिर्फ एक धारा को आने देगा, एक को रोक लेगा, एक धारा को आने देगा, बाकी एक को रोक लेगा। अब ये एसी को आने देगा कि डीसी को आने देगा, ये तो अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकाल करके ही जानेंगे। ठीक है, इसमें भी ये कौन सी धारा को रोकेगा और दोनों अलग अलग को रोकेंगे, तभी तो अलग अलग टाइप्स अपने पड़े। तो ध्यान से सुनना, अब इसके लिए आपको एक फॉर्मूला होता है, एसी करंट और डीसी करंट के बारे में आप समझ गए। अब देखो सुनना, अब यहां से अपन धारितीय प्रतिघात निकाल रहे हैं, तो जो अक्ष सी होता है वो 1 में ओमेगा सी के बराबर होता है। ओमेगा सी अक्ष सी होता है वो 1 में ओमेगा सी के बराबर होता है। ओमेगा अपने यहाँ पे कोणीय आवर्ती होती है, ये इसका सूत्र होता है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अक्ष सी होता है वो 1 में ओमेगा सी होता है, और जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू होता है वो होता है 2 पाई एफ। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एफ, और यहाँ पे जो एफ है वो अपनी है आवर्ती या फ्रीक्वेंसी अपन जिसको बोलते हैं ना, वो है एफ। यहाँ पे आवर्ती है जिसकी मैं बात कर रहा था, जैसे एसी करंट में आवर्ती होती है जबकि डीसी करंट में आवर्ती नहीं होती है। बस अब आपको यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करानी है। तो अक्ष सी इज इक्वल टू 1 में ओमेगा सी, ओमेगा का वैल्यू मैंने क्या बताया मेरे भाई, 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ होता है, और गुणा में सी है तो गुणा में सी। अब देखो अपन एसी करंट की यहाँ पे बात कर ले, बोले कौन सी करंट को तो ये जाने देगी और कौन सी को रोकेगी, इसकी देखना है। अगर मैं एसी करंट की बात करूं मेरे भाई, तो मेरे को एक बात बताओ, एसी करंट में फ्रीक्वेंसी होती है क्या, तो आप कहोगे बोले होती है। कितनी होती है भाई अपने इंडिया में, बोले सर इंडिया में बात करें ना एसी करंट की फ्रीक्वेंसी की, तो वो होती है 15 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। ठीक है, इंडिया में अगर एसी करंट की फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो होती है 50 हर्ट्ज। अगर यूएसए जैसे नेशन की बात करें, अगर अमेरिका जैसे राष्ट्र की बात करें, तो वहां पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 60 हर्ट्ज के बराबर होती है। कितनी होती है, 60 हर्ट्ज। बोले एसी करंट में फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब यहाँ पे एफ का वैल्यू 50 रखोगे तो अक्ष सी का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, गुणा कराओगे तो 100 पाई सी हो जाएगा। यहाँ पे 50 को 2 से गुणा कराओगे 100 और पाई सी। अब मेरे भाई एक बात बताओ, पाई का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहोगे बोले 3.14 होता है। पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14 होता है। 100 से यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पॉइंट से 2 पॉइंट तो कट हो जाएंगे, और 1 में 314 सी के बराबर आ गया। ठीक है, ये वैल्यू एक तो ये आ गई। दूसरी चीज अपन डीसी करंट के लिए देखें, हाँ क्या चीज बता रहे हैं, इससे हमें क्या पता चला अभी आपको पता चलेगा। एक बार दोनों मान तो निकालो आप। डीसी करंट के लिए निकालें तो मेरे भाई एक बात बताओ मेरे को, डीसी करंट में क्या फ्रीक्वेंसी होती है, तो आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल 0 हर्ट्ज होती है। अगर डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है तो अक्ष सी का वैल्यू हो गया 1 में 0, 0 से मल्टीप्लाई कराओगे 0 हो जाएगा, मतलब अक्ष सी क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। अब देखो एक में जब डीसी करंट के लिए अपन ने निकाला तो अक्ष सी का मान इन्फिनेटिव निकल के आ रहा है। अक्ष सी यहाँ पे क्या है भाई,
अक्स सी वास्तविकता में प्रतिरोध है जो कि धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट पैदा कर रहा है। किसका प्रतिरोध है? बोले संधारित्र का प्रतिरोध है, लेकिन है तो प्रतिरोधी। अक्स सी यहाँ पे है तो प्रतिरोधी और अक्स सी का मान यहाँ पे आ गया अनंत। अनंत एक ऐसी वैल्यू है जिसका अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। एक अनंत है, वो एक ऐसी वैल्यू है जिसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते, उसका इतना वैल्यू है। मतलब अनंत इसका मान आ गया किसके लिए भाई? डीसी करंट के लिए। मतलब डीसी करंट के लिए प्रतिरोध का अनंत हो जा रहा। और अपन बोलते हैं कि जिस युक्ति में जितना अधिक प्रतिरोध होगा वो उतने अधिक करंट को रोकेगा। मतलब आप अगर डीसी करंट का वैल्यू जितना अधिक बढ़ा दोगे, अनंत तो नहीं लेकर के जा सकते, डीसी करंट का वैल्यू कितना बढ़ा दोगे आप, जितना बढ़ा दोगे उतना बढ़ा दो, उसका वैल्यू अनंत तो नहीं ले सकते। अगर आप अनंत नहीं ले सकते मतलब संधारित्र कंप्लीट रूप से डीसी करंट को तो रोक लेगा। ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, ये खुद कैलकुलेशन बोल रहे हैं। ये बोले संधारित्र डीसी करंट को तो रोक लेगा। तो फिर भाई एसी जाएगी, सीधी सी बात है। आप बोल रहे हो फिल्टर का काम कर रहा है तो डीसी तो रोकेगी, तो एसी जाएगी, लेकिन इसके पीछे लॉजिक तो होना चाहिए ना, क्यों जाएगी? तो इस कैलकुलेशन में मेरे भाई देखो, अक्स सी का वैल्यू एसी करंट के लिए कितना आया? 1/314 सी के बराबर आया। कितना आया? 1/314 सी के बराबर आया। अगर यहाँ पे अपन सी का वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगा, जब अपन को कैलकुलेशन दी जाएगी, मतलब सी का वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगा और इस 314 का वैल्यू और बढ़ेगा। अब एक में 314 सी का भाग लगने का मतलब है एक के इतने टुकड़े, कितने? 314 सी। अब देखो, मतलब एक के 314 सी टुकड़े, मतलब इतने टुकड़े होने का मतलब है अक्स सी का लगभग मान हो जाएगा 0। यानी कंप्लीट रूप से तो 0 नहीं होगा, लेकिन एक एग्जैक्ट वैल्यू 0 नहीं होगी, लेकिन हाँ 0 के करीब हो जाएगा। एक के आप 314 टुकड़े कर रहे हो, एक के आपने 2 टुकड़े करे तो आधा आधा हो गया, 4 करे तो 1/4 हो गया, 5 करे तो 1/5। तो इस प्रकार से आपको 314 टुकड़े करने हैं, मतलब बहुत कम वैल्यू, यानी लगभग 0 के बराबर हो जाएगी। तो अपन क्या बोल रहे हैं भाई? एसी करंट के लिए अक्स सी यानी प्रतिरोध का मान आ रहा है 0। अब प्रतिरोध का मान ही 0 होगा तो उस प्रतिरोध का लगा होना या ना लगा होना कोई महत्व नहीं रखता। अरे भाई प्रतिरोध का मान 0 होगा तो वो किस करंट को रोकेगा? 0 करंट को रोकेगा, यानी करंट को रोकेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। ये एकदम अक्स सी जो आपका लगा हुआ है संधारित्र, वो एसी करंट के लिए एक वायर का ही काम करने लग जाएगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध का मान ही 0 आ रहा है। तो सीधी सी बात है, एसी करंट तो यहाँ से फ्लो होगी और डीसी करंट को ये नहीं आने देगा। सीधी सी बात हुई। यानी ये फिल्टर के रूप में काम कर रहा है, और फिल्टर के रूप में कैसे काम करता है ये कैलकुलेशन आपने देख ली। कैलकुलेशन में कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस थी नहीं, कैलकुलेशन में कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान चीजें थी जो मैंने आपको बताई। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए कि बोले एसी करंट ही क्यों आई, डीसी क्यों नहीं आई। तो ये सब कुछ चीजें अपन ने देख ली। ठीक इसी प्रकार से आ जाओ प्रेरण कुंडली समझ लेते हैं। प्रेरण कुंडली में यहाँ पे अक्स सी होता है, वो 1/ω/c होती है। ठीक इसी प्रकार से प्रेरण कुंडली का सूत्र होता है अक्स एल = ω/L। ये आपको ध्यान रखना है, अक्स एल = ω/L होता है। ओमेगा का वैल्यू मैंने बताया 2πf, तो अक्स एल क्या हो जाएगा भाई? वही होगा ना वैल्यू ओमेगा का, कोणीय आवर्ती है तो कोणीय आवर्ती तो दोनों में सेम रहेगी, चाहे किसी की भी बात कर लो। अब ओमेगा का वैल्यू क्या हो गया? 2πfL हो गया। अब f यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, तो फिर वही अपन करेंगे, वही काम फॉर एसी करंट और डीसी करंट दोनों के लिए आपको देखना है। अब आप वैसे तो खुद भी इस काम को कर सकते हो, लेकिन फिर भी चलेगा, मैं बता देता हूँ। फॉर एसी करंट और आपको ये डीसी करंट। अब सुनो ध्यान से, एसी करंट में अपन बात कर रहे हैं, मतलब एसी करंट की फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। यहाँ पे आप करोगे तो अक्स एल का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई? 100πL आ जाएगा, और पाई का वैल्यू 3.14 रखोगे तो अक्स एल का वैल्यू आ गया 314L। ये अक्स एल का वैल्यू आ गया। ठीक है, ये प्रेरण कुंडली के लिए अक्स एल का वैल्यू आ गया, किसके लिए? एसी करंट के लिए। किसके लिए आ गया मेरे भाई? एसी करंट के लिए। और इसी प्रकार से डीसी करंट के लिए देखोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी भाई? 0 हर्ट्ज आएगी। डीसी करंट के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी भाई? 0 हर्ट्ज आएगी। मेरे को एक बात बताओ, अक्स एल क्या हो गया? यहाँ पे 0 हो गया, मतलब डीसी करंट के लिए अक्स एल का वैल्यू 0 हो गया। यार ये तो वही कंडीशन हो गई अपनी धारित्य प्रतिघात में भी, एक में 0 मान आया था
और जब 0 मान आया था तो अपन ने डायरेक्ट वायर का काम किया था, मतलब डायरेक्ट धारा जा रही थी। इसमें एसी करंट के लिए 0 मान आया है, लेकिन इसमें डीसी करंट के लिए 0 मान आया। मतलब सीधी सी बात है कि अगर जिस कंडीशन में अपन को डीसी करंट चाहिए, एसी को अलग करना हो, एसी और डीसी को अलग करना है, अब मान के चलेगा आपको डीसी करंट चाहिए, तो उस कंडीशन में आप प्रेरणिक प्रतिघात का यूज करोगे, यानी प्रेरण कुंडली का यूज करोगे। भाई मैं नहीं बोल रहा, ये कैलकुलेशन बोल रही है, ये अपने खुद ने कैलकुलेट किया है खुद ब खुद। जब भी आपको डीसी करंट चाहिए होगी किसी भी युक्ति के लिए, जब भी आपको डीसी करंट की आवश्यकता होगी, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे मेरे भाई, डीसी करंट के लिए आप प्रेरण कुंडली का यूज करोगे फिल्टर के रूप में। क्योंकि किसी युक्ति से आपकी एसी करंट भी आ रही है, डीसी करंट भी आ रही है, लेकिन आपको तो चाहिए भाई डीसी करंट ही ओनली, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, प्रेरण कुंडली का यूज करोगे और डीसी करंट ले लोगे और एसी को अलग कर दोगे। एसी का वैल्यू देखो यहाँ पे आ रहा है 314 एल, एल का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, एल यहाँ पे प्रेरकत्व है तो एल का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगी। मतलब एक्सएल का वैल्यू 314 से और ज्यादा बढ़ेगा, मतलब इतना ज्यादा वैल्यू आ रहा है इसका। अब एक्सएल के लिए तो भाई करंट रोकेगा, इतना करंट तो ये रोकेगा, सीधी सी बात है। इतना करंट आप भेजोगे तो एक्सएल एसी करंट वाला तो इतनी एसी करंट तो रोक लेगा ये एक्सएल, ये प्रेरण कुंडली इतनी तो करंट रोक लेगी एसी, लेकिन ये डीसी के लिए बिल्कुल ही 0 आ रही है, मतलब डीसी को तो जाने देगी और एसी करंट को ये रोकेगी, सीधी सी बात है। मतलब जिस कंडीशन में आपको डीसी करंट चाहिए तो अपन प्रेरण कुंडली का यूज करेंगे, जिस कंडीशन में आपको धारितीय प्रतिघात, यानी जिस कंडीशन में आपको एसी करंट चाहिए तो उस कंडीशन में आप धारितीय प्रतिघात का यूज कर लोगे, यानी संधारित्र का यूज कर लोगे। तो इसमें कोई आपको रॉकेट साइंस मैंने बताई नहीं, तो एक बार जरूर इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर अपन आगे बढ़े, ठीक है। तो ये अपने प्रतिघात हो गई, प्रतिघात के 2 टाइप्स हो गए और टाइप्स की क्या जरूरत पड़ी, प्रतिघात के टाइप्स करने की क्या जरूरत पड़ी, टाइप्स में क्या है क्या नहीं है, तो बहुत आसानी से आपको क्लियर भी हो गया होगा। इसमें कोई दिक्कत, कोई रॉकेट साइंस मैंने बताई भी नहीं और कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए भाई। इसमें ऐसी कोई भी बहुत बड़ी डिफिकल्ट मैथमेटिक्स भी नहीं है। एक ही चीज है, अक्स एल क्या होगा, ओमेगा एल के बराबर होगा और अक्स सी क्या होगा, 1 में ओमेगा सी के बराबर होगी। अगर ये 2 चीजें आपको याद आती हैं, अगर इन 2 चीजों को आपने ध्यान रख लिया तो फिर काम अपना बल्ले बल्ले है, फिर अपन को किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन ने आज क्या पढ़ा, सबसे पहले अपन ने 3 चीजें पढ़ी, प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा। तीनों में क्या डिफरेंस होता है, तीनों क्या होती हैं, क्या यूज होता है इन तीनों का, क्यों इनको अलग अलग यूज में लिया जाता है, तीनों को पढ़ा। फिर अपन ने बताया प्रतिघात के 2 टाइप्स होते हैं, क्यों होते हैं, क्या इसमें किया जाता है, किस आधार पर ये टाइप्स होते हैं, ये सब कुछ चीजें अपन ने जान ली। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिघात क्या होता है, प्रतिबाधा क्या होती है, प्रतिघात के 2 टाइप्स होते हैं, उनके बारे में आप जानिए। और लास्ट आज की क्लास का अपन एक सिंपल सा टाइप्स और ले लेते हैं, प्रतिबाधा के प्रकार। लास्ट अपना सिंपल सा टाइप्स क्या है मेरे भाई, प्रतिबाधा के प्रकार। प्रतिबाधा के प्रकार, ठीक है। अब प्रतिबाधा के 3 प्रकार होते हैं भाई। जिस प्रकार से अपने प्रतिघात के 2 प्रकार होते हैं ना, इसी प्रकार से प्रतिबाधा के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं भाई, 3 टाइप्स होते हैं। प्रतिबाधा का पहला टाइप होता है रैखिक प्रतिबाधा, रैखिक प्रतिबाधा। दूसरी होती है अरैखिक प्रतिबाधा, अरैखिक प्रतिबाधा, एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे भाई। और तीसरी होती है द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। देखो प्रतिबाधा क्या होती है, प्रतिघात और प्रतिरोध दोनों के सम्मिलित रूप को अपन प्रतिबाधा बोलते हैं। प्रतिबाधा के 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है रैखिक प्रतिबाधा, दूसरा होता है अरैखिक प्रतिबाधा और तीसरा होता है द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। एक ही सेकंड में ध्यान से सुनना। रैखिक क्या बोलता है, लीनियर ये बोलता है कि जब भी आप करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ खींचो, करंट और आपने वोल्टेज के बीच में खींचा ग्राफ, अगर स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो जाए, अगर सीधा आरेख प्राप्त हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, रैखिक प्रतिबाधा। या फिर अपन बोल सकते हैं जो ओम्स नियम की पालना करें, ओम्स लॉ को क्या करें, फॉलो करें, तो वो हो गई अपनी रैखिक प्रतिबाधा, ठीक है।
कुछ भी नहीं है। रैखिक प्रतिबाधा का मतलब है कि अगर आप करंट और वोल्टा के बीच में ग्राफ खींचते हो और करंट और वोल्टा के बीच में खींचा गया ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त हो, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आप करंट का मान बढ़ा रहे हो वैसे वैसे वोल्टा का मान भी बढ़ता जा रहा है। और आपने ओम्स के नियम में ये साफ साफ लाइन पढ़ रखी है कि करंट और वोल्टेज के बीच खींचा गया ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, अगर सीधी रेखा प्राप्त होता है, तो उस कंडीशन में वो रेखा या वो आरेख अपने ओम्स नियम को फॉलो करेगा, या उसी को अपन ओम्स नियम कहते हैं। तो अपन बोल सकते हैं ना कि अगर इन दोनों के बीच खींचा गया आरेख स्ट्रेट लाइन है या फिर वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो वो होता है रैखिक प्रतिबाधा। एग्जाम्पल के रूप में वही अपने तीनों रैखिक प्रतिबाधा, अगर आप रजिस्टर यानी प्रतिरोध में वोल्टेज और धारा के बीच में ग्राफ खींचोगे तो क्या होगा भाई, सीधी रेखा प्राप्त होगी। या फिर प्रतिघात में देखो दोनों चीजें आ गई है, संधारित्र की बात भी मैं कर रहा हूँ, संधारित्र की बात में मैं बात कर रहा हूं और प्रेरण कुंडली की भी मैं बात कर रहा हूं। संधारित्र और प्रेरण कुंडली दोनों की मैं भाई बात कर रहा हूं। तो संधारित्र में चाहे ग्राफ खींच लो, चाहे प्रेरण कुंडली में वोल्टा और धारा के बीच में ग्राफ खींच लो, या प्रतिरोध में, तीनों में जब आप वोल्टा और धारा के बीच में ग्राफ खींचते हो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है और इस चीज को आप बोल देते हो रैखिक प्रतिबाधा। अरैखिक प्रतिबाधा नाम से पता चल रहा है कि अगर आप स्ट्रेट लाइन खींच रहे हो रैखिक हो गई, अब इसका ठीक विपरीत अरैखिक में हो जाएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्राप्त न हो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ना हो। अगर अपन को स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्राप्त नहीं हो रही, आप करंट और वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ खींच रहे हो वो एक सीधी रेखा प्राप्त नहीं हो रही है, तो फिर वो रेखा जो प्रतिबाधा होगी वो होगी अरैखिक प्रतिबाधा। जैसे अगर डायोड की बात करूं मैं, डायोड ट्रायोड जो कि अपन ने सेकंड यूनिट में पढ़ने अपन को, तो वहां पे अपन डिटेयली डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तो मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे यहाँ पे आई और वी के बीच में मैंने ग्राफ खींचा डायोड में, तो ये एक स्ट्रेट लाइन न मिलकर के कुछ कर्व जैसा ऐसा मिलेगा। या फिर अगर अपन ट्रायोड की बात कर ले तो ट्रायोड में कुछ इस प्रकार का ग्राफ आपको मिलने को देखेगा, ये होता है ट्रायोड का ग्राफ, और इसमें आई और वी के बीच में आप ग्राफ खींच रहे हो। ये डिटेयली डिस्कस करूंगा कि ये ग्राफ ऐसा क्यों आया, ये ऐसा क्यों आया, कहां से आया। तो फिलहाल के लिए अपन को एक डेफिनेशन पढ़नी थी और इसके एग्जांपल्स देखने थे, दैट्स इट। बाकी यूनिट सेकंड में अपन इसको डिटेयली परिचर्चा करेंगे, तो अभी आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अब आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया हो। तीसरा नाम है द्विपार्श्विक। ये ऐसे बोल रहा है कि किसी भी अगर अपन किसी भी प्रतिरोध में अगर धारा की डायरेक्शन को कोई भी परिपथ है इसको अपन चेंज कर दें, कोई भी मान के चलिएगा सर्किट है, किसी भी सर्किट में आपने करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दी, लेकिन फिर भी प्रतिबाधा ऐसी की ऐसी रहे, प्रतिबाधा का मान चेंज ना हो, प्रतिबाधा क्या नहीं हो, चेंज ना हो, नो चेंज, या नो चेंज लिख देता हूं मैं यहाँ पे, फिर भी आपकी प्रतिबाधा नो चेंज रहे, चेंज नहीं रहे। मैं बोल रहा हूं कि मान के चलेगा ये कोई रेजिस्टेंस आपने लगा रखा था, पहले आपने एक रेजिस्टेंस लगा रखा था और धारा इस तरफ बह रही थी और इस वक्त आपके प्रतिरोध का मान था आर ही। अब आप क्या कर रहे हो, डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, ये लो, ये अब मैंने धारा की डायरेक्शन को चेंज कर दी और प्रतिरोध का मान चेंज ना रहे, प्रतिबाधा का मान चेंज ना रहे, तो उस कंडीशन में अपनी प्रतिबाधा रहेगी वो द्विपार्श्विक प्रतिबाधा रहेगी। आप कहोगे बोले सर यहाँ पे प्रतिरोध ले रहे हो और बोल रहे हो प्रतिबाधा, क्योंकि भाई प्रतिरोध की बात कर लूँ या प्रेरण कुंडली की बात कर लूँ, किसी की भी बात कर लूँ, है तो वो प्रतिबाधा में ही। चाहे एक एग्जाम्पल ये ले लो, मान के चलो ये प्रेरण कुंडली वाला ले ले, आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, यहाँ पे लिया मैंने और मान के चलो अक्सेल आ गया, ठीक है, इस वाले डायरेक्शन में अक्सेल आ गया, ये प्रेरण कुंडली हो गई। अब इसी को मैं चेंज कर दूं, ये लो, और यहाँ पे माइनस, इधर प्लस, ये देखो धारा की डायरेक्शन को मैंने इधर चेंज कर दिया। अब डायरेक्शन को चेंज कर दिया और फिर भी अपनी प्रतिबाधा क्या निकल के आ रही है, अक्सेल ही आ रही है, तो उस कंडीशन में अपनी प्रतिबाधा होगी वो द्विपार्श्विक प्रतिबाधा होगी। मतलब परिपथ में अपने करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देनी है, करंट की डायरेक्शन को चेंज करने के बाद भी प्रतिबाधा का मान वही निकल करके आए, प्रतिबाधा का मान चेंज ना हो, करंट की डायरेक्शन को चेंज करने के बावजूद प्रतिबाधा का मान चेंज ना हो, तो उसे अपन क्या बोल देंगे मेरे भाई, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा बोल दी जाएगी।
उसको क्या बोल दी जाएगी, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा बोल दी जाएगी। इसमें कोई भी कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए मेरे भाई। दोबारा से बता रहा हूं, प्रतिबाधा के 3 टाइप्स होते हैं, रेखिक प्रतिबाधा, अरेखिक प्रतिबाधा और द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। ठीक है, रेखिक प्रतिबाधा का मतलब होता है जो ओम्स नियम को फॉलो करे। और ओम्स नियम क्या बोलता है कि धारा और वोल्टता के बीच में बनाया गया ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो तो वो अपना होता है ओम्स लॉ। अब अपन ने यहाँ पे पढ़ा कि जो रजिस्टर के बीच में बना दो, अपने कैपेसिटर के बीच में बना दो, या इंडक्टिव कोयल यानी प्रेरण कुंडली, संधारित्र, प्रतिरोध, तीनों में अगर आप धारा और वोल्टता के बीच में ग्राफ देखोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा, जो कि अपनी रेखिक प्रतिबाधा का एग्जाम्पल है। तो रेखिक प्रतिबाधा में अपन ये सब कुछ चीजें पढ़े। फिर अपने अरेखिक प्रतिबाधा देखी। अरेखिक प्रतिबाधा का मतलब है रेखिक प्रतिबाधा से ठीक विपरीत, इसीलिए तो उसका नाम अरेखिक पड़ा है। अब अरेखिक प्रतिबाधा में अपन ने कहा स्ट्रेट लाइन प्राप्त नहीं हो तो मतलब कर्व जैसा कुछ प्राप्त होगा। स्ट्रेट लाइन प्राप्त नहीं हो रहा है तो फिर अपन ने देखा जो डायोड और ट्रायोड का जो प्रतिरोध है वो स्ट्रेट लाइन प्राप्त नहीं हो रहा है, जो कि अपना क्या है, एक अरेखिक का एग्जाम्पल है। आप इसके लिए ये भी लिख सकते हो कि जो ओम्स नियम को फॉलो ना करें, ओम्स लॉ को फॉलो ना करें, नो फॉलो। ओम्स नियम के लिए नो फॉलो, या फॉलो बैक ही नहीं दे रहा है, ओम्स लॉ के लिए फॉलो बैक ही नहीं दे रहा है, तो वो क्या हो गया मेरे भाई, अरेखिक प्रतिबाधा हो गई। और द्विपार्श्विक का मतलब ये है कि अगर अपन सर्किट में करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दे तो भी प्रतिबाधा के मान में कोई चेंज ना आए। अक्सर करंट की डायरेक्शन को अपन ने बैटरी को घुमा दिया, यानी करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, फिर भी प्रतिबाधा अपनी सेम ही रह रही है। चाहे प्रतिरोध की बात कर लो, चाहे अपनी प्रेरण कुंडली की बात कर लो, यहाँ पे चाहे आप कैपेसिटर लगा दो, दोनों को एक साथ लगा दो, मतलब सेम मान निकल कर गया है, तो उस कंडीशन में अपनी प्रतिबाधा होगी वो द्विपार्श्विक प्रतिबाधा होगी। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर लें। तो मेरे भाई आज जो चीज़ें आपने पढ़ी, आज अपन जिन चीज़ों के बारे में आपने देखा तो वो बहुत ज़्यादा कोई टफ चीज़ें नहीं थी। जो भी आपने टाइप्स देखे तो वो कोई बहुत ही भारी भरकम वाले टाइप्स नहीं थे। या इन दोनों में जैसे मान के चलेगा प्रतिघात की बात कर ले या प्रतिबाधा की जो टाइप्स की बात कर ले, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है या इनके डिफरेंस को जानना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी। मैं बोल रहा हूँ कि इनके टाइप्स बहुत आसान है मेरे भाई। अगर मैं आपको बोलूं कि आजकल अपने ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, बोले सचिन और महेश में बेइज्जती किसकी ज्यादा हुई, अगर आपको कोई पूछे बोले सचिन और महेश, जो कि आप दोनों को जानते हो, आज सोशल मीडिया पे कितनी ट्रेंडिंग चल रही है दोनों भाइयों की, भयंकर तरीके से मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं और भयंकर तरीके से मतलब इनके नाम का जो आपने जो बवाल बना रखा है, अगर उसके बारे में मैं आपको पूछूं बोले यार दोनों में बेइज्जती किसकी ज़्यादा हो, तो तब तो आप सोच सकते हो यार महेश को भी दल्ला बोला गया है और सचिन को भी लंपू सा सचिन है, बोलना इसको आता नहीं है, क्या क्या सचिन के बारे में बोला गया है। तो यार थोड़ा मुश्किल है बोले इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना। अरे भाई अपने प्रतिबाधा में तो कुछ भी डिफरेंस करना मुश्किल नहीं है, तो इसलिए बहुत आसान चीज़ है अपनी प्रतिबाधा, तो इन दोनों से तो बहुत आसान है, तो इसलिए प्रतिबाधा फट ली जाए, महेश दल्ले और सचिन के ऊपर ध्यान ना दिया जाए। और महेश भाई नाराज ना हो, ये एक सोशल मीडिया का पार्ट था, बस मैं यूं ही बोल रहा हूँ। कोई भी महेश नाम का लड़का बैठा हुआ है वो एकदम ठूठ बोले ये मास्टर ये क्या बोल रहा है, ठीक है, तो नाराज नहीं होना है, बस मैं एक मजाक के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और इस डेफिनेशंस के साथ, इस टाइप्स के साथ आज के लेक्चर को अपन यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपने फिजिक्स को यूं ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते रहिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।